नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया इस वीडियोस को लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर और न्यू जजमेंट्स के ऊपर हम नए नए वीडियोस समय समय पर आपके समक्ष लाते रहें। दोस्तों, आज हम एक माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि 10 मार्च 2022 को दी गई है। ये रिसेंट जजमेंट है। हम इस जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये एक डाइवोर्स से रिलेटेड जजमेंट है जो कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर दी गई थी और इसमें पटिशनर थे वो हस्बैंड थे और रिस्पोंडेंट है वो वाइफ है। इनमें हस्बैंड की जो पटिशन थी फैमिली कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी थी और फिर इन्होंने उस ऑर्डर के ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो इस जजमेंट को आप सर्च कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस एप्लीकेशन FC 247/2019 की ये केस नंबर है ये। और जो जजमेंट जो आई है वो 10 मार्च 2022 को अभी रिसेंटली जजमेंट आई है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देखा गया है कि फैमिली कोर्ट में जो अधिकांश डाइवोर्स के केसेस होते हैं उसमें हस्बैंड अगर कोई डाइवोर्स का केस फाइल करता है, किसी की वाइफ ने अगर कोई 498A या डाउरी से रिलेटेड कोई केस लगा दिया जाता है तो साथ में वो उस हस्बैंड को 125 CRPC की एप्लीकेशन भी फेस करनी पड़ती है, साथ में डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फेस करना पड़ता है। जब हस्बैंड डाइवोर्स का केस लगाता है वाइफ के ऊपर कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरल्टी, तब रिलीफ इतनी आसानी से मिलता नहीं है। और अधिक फैमिली कोर्ट भी कई जगह फैमिली कोर्ट भी उन पिटीशंस को ये डिसमिस कर देती है अगर, क्योंकि यही तर्क दिया जाता है कि ये सारी क्रूरल्टी है हस्बैंड को प्रूव करनी पड़ेगी कि जो वाइफ ने उसके हस्बैंड के ऊपर क्रूरल्टी की है कि नहीं की है, तो ये काम हस्बैंड के ऊपर प्रूव करना जरूरी है। और सिंपल एक ग्राउंड ये भी दिया जाता है अधिकांश की 498 का केस लगा दिया या डाउरी का केस लगा देना सफिशिएंट नहीं है कि क्रूरल्टी हस्बैंड को मतलब हस्बैंड ने क्रूरल्टी फेस की है। तो ऐसा ही इस केस में देखने को आया है और इस केस में जो है हस्बैंड को रिलीफ दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया गया है। इस हर केस कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट लॉ है वो उसको डिस्कस किया जाता है हर केस में। तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो निकल के आती हैं, इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो आइए हम इस जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो हुआ क्या था इस केस में, देखिए ये सेक्शन 19 जो 1 फैमिली कोर्ट एक्ट है 1984 का, रीड विद सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर जो है वो फर्स्ट जो अपील डाली गई थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट के सेक्शन, क्योंकि अब फैमिली कोर्ट्स बन गई हैं तो सेक्शन 19 के अंदर लगानी पड़ती है, साथ में सेक्शन 28 के अंदर भी लगानी पड़ती है जो भी अगर ऑर्डर जो है ऑर्डर को चैलेंज करना है फैमिली कोर्ट के। तो इसमें क्या था कि देखिए फैमिली कोर्ट जो थी कक्कड़डुम्बा की जो कोर्ट थी दिल्ली की जो फैमिली कोर्ट है वो उन्होंने हस्बैंड की जो पिटीशन थी जो नंबर सो एंड सो था वो डिसमिस कर दी थी। 14 अगस्त 2019 को डिसमिस कर दी थी। अब उस ऑर्डर के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में आए थे। अब इस फैक्ट्स के ऊपर हम देखते हैं क्या था। फैक्ट्स में एक था कि मैरिज जो थी कपल्स की वो हुई थी 2/5/2008 को, 2 मई 2008 को हुई थी। और फिर बाद में बताया कि एक सन भी बॉर्न हुआ था वेडलॉक में। उन्होंने बताया कि अपीलेंट ने जो केस था अपीलेंट का, उन्होंने कहा था कि 4 जनवरी 2010 को रिस्पोंडेंट ने घर छोड़ दिया था बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए, अपीलेंट की कंसेंट के बिना। और फिर उनके बाद अपीलेंट और उनके जो ब्रदर मतलब हस्बैंड और ब्रदर और मदर जो गए उन लॉस में गए, इन लॉस के घर गए, उन्होंने लेकर आए। फिर उन्होंने बाद बताया थोड़ा सा उनके बीच में बिटरनेस डेवलप हुई, कुछ फिजिकल अल्टरकेशंस हुई और फिर उसके बाद उनके भी रिलेशंस जो है काफी बिटर हो गए। फिर उसके बाद बताया कि 6/7/2011 को हस्बैंड ने एक लीगल नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट मतलब जो वाइफ है उनके साथ आकर रहे हैं और जो है अपनी जो वाइफ का जो रेस्टिट्यूशनल मतलब कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स जो हैं वो आगे उनको कंटिन्यू करें। लेकिन रिस्पोंडेंट नहीं आई, वाइफ जो है नहीं आई। उसके बाद फिर 20/8/2011 को 20 अगस्त 2011 को मतलब हस्बैंड ने एक रेस्टिट्यूशन का केस फाइल कर दिया। सेक्शन 9 जिसे RCR भी कहते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी कहते हैं, वो केस फाइल कर दिया कक्कड़डुम्बा की कोर्ट में। अब फिर आगे देखिए जब नोटिस इशू हुआ फिर उसके बाद देखिए आगे क्या बताया गया है। अपीलेंट ने फिर बताया कि नोटिस मिलने के बाद
ज्वाइन करने के बजाय रिस्पोंडेंट ने एक कंप्लेंट डाल दी। देखिए 10 अगस्त 2011 को कंप्लेंट डाल दी कॉ के अंदर, जिसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल कहते हैं, वहां दिल्ली में ही डाल दी। उन्होंने कहा कि हरासमेंट की है, डॉवरी डिमांड की है और डोमेस्टिक वायलेंस, और घर के सब लोगों ने ये किया। फिर एज अपीलेंट के मुताबिक ये कंप्लेंट एक काउंटर ब्लास्ट कंप्लेंट थी, क्योंकि उन्होंने एक रेस्टिट्यूशन की एक एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर रखी थी, तो उसके एवज में उन्होंने काउंटर ब्लास्ट लगा दी। फिर रिस्पोंडेंट ने फिर उस पिटीशन पे रिप्लाई भी दिया और कहा कि ये पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए, और एक कॉपी भी कॉल की कि मैंने कंप्लेंट फाइल की हुई है वो भी अपनी रिप्लाई में लगा दिया, और एलिगेशंस को रिपीट किया जो कि उन्होंने कॉल में लिखी थी। 13/7/2012 को रिस्पोंडेंट ने फिर एक पिटीशन एक और लगा दी 125 सीआरपीसी की, जो कि मेंटेनेंस की है, और उन्होंने मेंटेनेंस डिमांड की अपीलेंट से। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब अपीलेंट को पता चला ये सब रिस्पोंडेंट के कंडक्ट के बारे में, ये सब नोट किया उन्होंने, फिर उन्होंने एक क्या कहते हैं, अपीलेंट ने वो पिटीशन को विड्रॉ कर लिया। सेक्शन 9 की जो पिटीशन थी, जो रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स की, उसको विड्रॉ कर लिया, और 27/2/2013 को एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी सेक्शन 13(1) सब पार्ट 1A, सेक्शन 13(1) सब पार्ट B। मींस ये क्रूल्टी का कहते हैं सेक्शन है, ये डेजर्शन का। ये जो भी केस लगाया जाता है वो डेजर्शन और क्रूल्टी के ऊपर लगाया जाता है। सेक्शन 13(1) सब पार्ट 1A जो क्रूल्टी है, सेक्शन 13(1) सब पार्ट 1B जो है ये डेजर्शन का है। फिर 7/10/2013 को रिस्पोंडेंट ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये वही स्टैंड लिया जो कॉमेंट डाला था, और कहा, और एक अनदर एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 24 की जो थी, उसमें अंदर एक और एप्लीकेशन लगा दी और कहा कि मेंटेनेंस दी जाए। फिर उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस बन गई, मतलब सेक्शन 24 के अंदर, और हस्बैंड को पर 21,000 रुपए की मेंटेनेंस लगा दी कोर्ट ने, और साथ में लिटिगेशन एक्सपेंसेस 11,000 का लगा दिए, और फिर उसके इनहेंसमेंट कर दी। उसके बाद जो है वो 30,000 कर दी गई जो है मेंटेनेंस। फिर आगे देखते हैं, पार्टीज ने अपने एविडेंसेस लीड किए फैमिली कोर्ट के पास, और जो कि डिसमिस, फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दी। हस्बैंड की जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी, और फिर इसके बाद अपीलेंट ने ये अपील प्रेफर की। 23/3 लिखा है कि 23/9/2019 को नोटिस इशू हुआ, और 27 फरवरी 2020 को कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट मेडिएशन सेल में जाने को कहा कि एक्सप्लोर की पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट किया हो सके। 20/10/2021 को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दोनों पार्टी सामने आए, मतलब कोर्ट में पेश हुए, और कि सेटलमेंट हो पाया कि नहीं हो पाया। लेकिन 13 दिसंबर 2021 को रिस्पोंडेंट नहीं प्रेजेंट थी। कोर्ट ने समझ लिया कि सेटलमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और उन्होंने अपील को लिस्ट कर दिया 5 जनवरी 2022 को। अब फिर काउंसिल ने अपनी कंटेंशंस रखी और कहा कि जो कॉमेंट डाली गई थी कंप्लेंट, वो की ना तो वो एक फॉल्स थी, बेसलेस थी, और एक मेंटल हरासमेंट भी, मेंटल एगोनी हुई है मतलब हस्बैंड को, जो कि क्रूरटी साबित करती है। फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट ने कहा कि उसे डाउरी के लिए हरास किया गया था, फैमिली मेंबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स उसने दोनों ने मिलकर हरास किया था, हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स, और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो दी गई जो, लेकिन जो कि टोटली कॉन्ट्रैरी थी, कि डाउरी की कोई डिमांड नहीं की गई शादी से पहले और एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो रिस्पोंडेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन को यहाँ पर एनालाइज किया, ये सारा क्रॉस एग्जामिनेशन है। फिर उसके बाद अपीलेंट ने कहा कि जो कंप्लेंट थी वो 2.5 साल के बाद डाली गई थी मैरिज के, और जो कि मॉरल इंटेंशन थी रिस्पोंडेंट की। तो जब इंटायर फोकस अपीलेंट का यही था कि मैरिज बची रहे, और इसलिए वह अपीलेंट और ब्रदर और मदर जो है रिस्पोंडेंट के घर के उन्हें लाने के लिए 4 जनवरी 2020 को। और फिर उसके बाद अपीलेंट ने फिर सबमिशन दी कि कम से कम उन्होंने कॉ सेल में 15 से 20 बार जाना पड़ा, और उनको काफी हरासमेंट फेस भी करनी पड़ी जो वाइफ ने कंप्लेंट डाली थी। और अब यहाँ पे अपीलेंट ने सबमिशन दी कि अगर हमें उसे रिस्पोंडेंट को घर से बाहर निकालना ही होता तो सेम डे इवनिंग में, उसी शाम को रिस्पोंडेंट के घर क्यों जाते। फिर काउंसिल ने ये कंटेंशन दी कि पार्टीज जो है वो सेपरेट रह रही हैं, 10 साल से ऊपर हो चुका है, और एंटायर सबस्टेटन ऑफ मैरिज जो है वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, और कोई चांसेस नहीं है रिकॉन्सिलेशन का। तो यहाँ पर सारी कंटेंशंस खत्म हो गई। फिर सारी जजमेंट्स पे उन्होंने रिलाई किया, इसमें के श्रीनिवास और दीपा की भी जजमेंट थी, बाकी और भी जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किया। कॉन्ट्रा में ये बताया कि जो रिस्पोंडेंट ने आर्ग्यू किया कि
रिस्पोंडेंट जो है हमेशा रेडी है, वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। और ये फैक्ट रिकॉर्ड भी किया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो ककडुमा के कोर्ट में। और फिर इसीलिए जो है रिस्पोंडेंट ने करने के बाद फिर अपीलेंट ने ही विड्रॉ की थी पिटीशन को रेस्टिट्यूशन की, और उसकी वजह से पिटिशनर को कॉस्ट भी लगाई गई 2500 की, जो कि वाइफ को देनी पड़ी, कॉस्ट लगी थी हस्बैंड के ऊपर। फिर आप देखिए यहाँ पर दोनों की कंटेंशंस खत्म हो गई। अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि कंडक्ट जो था वो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है अपीलेंट साफ साफ साबित करता कंडक्ट अपीलेंट का कि वो मैरिज को बचाना चाहते थे, तभी उन्होंने रेस्टिट्यूशन का केस लगाया। और उसके एवज में अपीलेंट ने ऑलरेडी एक नोटिस भी भेजा कि कहा कि आके मतलब घर को ज्वाइन करो, मतलब उनके साथ ज्वाइन करो। लेकिन फिर आप एफिडेविट के ऊपर एनालाइज किया कोर्ट ने कि कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस थी। रिस्पोंडेंट ने जो एफिडेविट दिया काफी ज्यादा उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस थी। अब उस सारे एफिडेविट को एनालाइज किया, फिर उन्होंने कहा कि अगर निकालना ही होता तो अपीलेंट क्यों जाता रिस्पोंडेंट के घर में, और ब्रदर और माँ को लेके क्यों जाता उसको। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट किया। अब ये निकल के आया कि जो कंडक्ट था वो साफ साबित करता है कि वो अपीलेंट को डेजर्ट करना चाहती थी, और लैक ऑफ सेंसिटिविटी थी कि फिजिकल इमोशनल नीड्स जो अपीलेंट की थी उसको नहीं किया पूरा, मतलब उनकी सेंसिटिविटी नहीं थी, लैक ऑफ सेंसिटिविटी थी जो कि अपीलेंट की जो फिजिकल और इमोशनल नीड्स थी। और उसके बाद 2.5 साल के बाद, सॉरी थोड़ा पॉइंट पे रह गया था थोड़ा, तो ये रह गया था 2 साल के बाद जो है आफ्टर एंड 3 years ऑफ द मैरिज, थोड़ा सा एरर रह गया, उसको आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। और इसमें ये बताया था कि अपीलेंट और फैमिली मेंबर्स ने कहा कि डाउरी और फिजिकल अब्यूज, मेंटल टॉर्चर और अदर तरह की क्रूरल्टी की, और जो एलिगेशंस थी वो अनसब्सटेंशिएटेड थी। यहाँ पे ये दिखाया कि जो एलिगेशंस लगाई थी वो टोटली अनसब्सटेंशिएटेड थी। और फिर इसमें आगे फिर निकल के आया कि फिर आगे और एनालिसिस किया कि जो रिप्लाई दिया गया था पिटीशन का, और स्टेटमेंट जो दी गई 13/12/2012 को एक आइसोलेटेड स्टेटमेंट दी गई जो कि टोटली बिलाइड थी बाय हर कंप्लेंट इन द कॉसल एज वेल एज द रिप्लाई टू द पिटीशन अंडर सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये साफ निकल के आया कि जो एक्ट है वो साफ साफ साबित करता है कि वो अनविलिंगनेस थी, मैट्रिमोनियल उसको जान नहीं करना चाहती थी, और स्टेटमेंट जो दी गई थी वो आइसोलेटेड थी, टोटली बिलाइड थी। और फिर जो बताया कि एलिगेशंस जो लगाई थी कॉ के सामने वो भी टोटली क्या कहते हैं, सॉरी, वो उसे भी सब्सटेंशिएट नहीं किया गया। फिर आगे देखिए कहा, फिर आगे बताया कि 2 साल के बाद रिस्पोंडेंट ने कॉ में कंप्लेंट डाली, जो कि क्रेडिबिलिटी को खुद ही डाउट करता है। कंप्लेंट जो कि बनाई गई है वो खुद ही डाउटफुल है। और सेक्शन 9 जो फाइल किया गया, देयर वाज नो कंप्लेंट्स लॉज्ड बाय द रिस्पोंडेंट वाइफ प्रायर टू दिस। इससे पहले जो रेस्टिट्यूशन का केस लगाने से पहले कोई वाइफ नहीं डाली थी कंप्लेंट, और इवन पेरेंट्स और ब्रदर और कोई दूसरे फैमिली मेंबर्स ने भी कोई कंप्लेंट नहीं डाली अर्ली पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे वैसे ही इफेक्ट पड़ता है। और फिर साथ में अपीलेंट के एफिडेविट को एग्जामिनेशन चीफ ने जो दिया था एफिडेविट, उसमें बताया, उन्होंने एडमिट किया कि मैं को जाना पड़ा कॉ में, और 15 से 20 टाइम जाना पड़ा जब भी मुझे समन दिया गया, और जाफे मुझे अपने हिसाब से, मुझे जो भी था अपने हिसाब से मुझे जाना पड़ा ऑन माई ओन वॉल्यूशन। फिर आगे देखिए, फिर ये बताया कि फैमिली कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया, फॉल्सिटी ऑफ जो फैमिली कोर्ट्स के ऑर्डर के ऊपर कोर्ट ने एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि ये कि सिर्फ कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल की है, मतलब रिस्पोंडेंट ने कंप्लेंट फाइल की है, तो वो इन एन अटेम्प्ट टू रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टी रिस्पोंडेंट डिड नॉट परस्यू, रिस्पोंडेंट ने खुद ही कंप्लेंट परस्यू नहीं की थी। तो ये कंप्लेंट को परस्यू नहीं करने से क्रूरल्टी, मतलब ये है कि सिर्फ कंप्लेंट फाइल करने से क्रूरल्टी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाती है। यहाँ एक फैमिली कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी, क्योंकि उन्होंने वाइफ ने कंप्लेंट फाइल की, उसको आगे परस्यू नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कंप्लेंट फाइल करना से कोई क्रूरल्टी साबित नहीं होती, ऐसा फैमिली कोर्ट ने कहा। फिर आपने कहा कि पिटिशनर को प्रूफ करना है कि एलिगेशन जो लगाई थी वो रिस्पोंडेंट ने कि डाउरी की जो भी हरासमेंट की लगाई थी वो फॉल्स है, रिस्पोंडेंट की, मतलब पिटिशनर की ड्यूटी है। और कंप्लेंट जो थी वो एक रीजनेबल कॉज के साथ डाली गई थी, ये पिटिशनर खुद ही फेल हो गया इस तरह, मतलब साबित करने में। तो इसलिए कंटेंशन जो है पिटिशनर की फेल होती है, ऐसा फैमिली कोर्ट ने कहा। अब देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि हम टोटली, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि हम
टोटली मतलब अनएग्री करते हैं, वी आर अनएबल टू एग्री, हम उस पर एग्री नहीं करते हैं फैमिली कोर्ट की अप्रोच के ऊपर कि अपीलेंट को प्रूव करना है कि जबकि अपीलेंट को प्रूव करना है इन नेगेटिव, कि हस्बैंड को प्रूव करना है कि उसने कोई क्रूरटी नहीं की, मतलब वाइफ ने इसके ऊपर झूठी कंप्लेंट डाली है। तो इसलिए कहा कि हम इस पॉइंट को एग्री नहीं करते हैं, कि फैमिली कोर्ट के डिसीजन को एग्री नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि he and his family has been subjected to the respondent to harassment or the cruelty is palpably wrong and against the canons of justice and fair play। कि मतलब कि उसने रिस्पोंडेंट पे, मतलब वाइफ पे, उसने हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स ने कोई क्रूरटी नहीं की है, ऐसा फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। ये कहा कि ये टोटली गलत है, पैल्पेबली रॉन्ग है और अगेंस्ट द कैनन्स ऑफ द जस्टिस है और फेयर प्ले से। तो कहा कि इनिशियल लाइज जो है कैनॉट बी शिफ्टेड बाय रिक्वायरिंग द अदर पार्टी टू प्रूव द रिवर्स। एक मान लीजिए कोई कंप्लेंट कर देता है किसी पार्टी के ऊपर और वो कंप्लेंट झूठी है, अब उसको साबित नहीं करना है कि ये कंप्लेंट झूठी है, ये उसी को साबित करना है कि कंप्लेंट उसकी सच्ची है। ये वाइफ की ड्यूटी बनती है कि साबित करे, कि हस्बैंड की ड्यूटी नहीं बनती है इसमें कि उसने कोई क्रूरटी नहीं किया, वो साबित करे कि ये रिवर्स में प्रूव करने के लिए इसने कोर्ट में यही ऑब्जर्वेशन दी। फिर इस एक नया जजमेंट आई थी केबी वर्सेस एसएस की, जो 2016 एसएससी ऑनलाइन की जजमेंट थी, उसके पॉइंट्स को उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, ये सारे पॉइंट्स लिखे। फिर उसके बाद एक दूसरी जजमेंट थी प्रोनाउंस कर लीजिएगा, मनका गया करासी वर्सेस एम युवराज 2020 एसएससी 786 की। ये साइटेशन पर रिलाई किया और उन्होंने यही कहा कि एलिगेशन, अगर कोर्ट को लगता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, अगर क्रिमिनल लिटिगेशन दी है, इफ इट इज फाउंड, अगर ये पाया जाता है कि एलिगेशन जो अनवारंटेड है, बिना किसी बेसिस पे डाली गई है, और वाइफ ने मतलब हस्बैंड के ऊपर मेंटल की मतलब ये लिखा है कि फॉर द हस्बैंड टू अलेज द मेंटल क्रूरटी इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम certainly in such circumstances if petition for dissolution of marriage is filed, the ground of the evidence is standard before the cruelty of the original court to allege mental cruelty, it could be well appreciated for the purpose of dissolving the marriage on that ground। तो फिर आज में एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है के श्रीनिवास राव वर्सेस डी दीपा की जो जजमेंट है, इस पर रिलाई किया। ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं दोनों, ये डिवोर्स के केसेस में बहुत यूज की जाती है, के श्रीनिवास राव वर्सेस डी दीपा की, और ये एक के श्रीनिवास वर्सेस के सुनीता की। ये दोनों इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें हस्बैंड को एक्विटल हो गया था, उसके बाद उनको डिवोर्स दे दिया गया क्योंकि वाइफ ने इनके ऊपर 498 का केस लगाया था। इन जजमेंट को जरूर कोट कीजिएगा, जो भी डिवोर्स के केसेस आते हैं, के श्रीनिवास राव वर्सेस डी दीपा, के श्रीनिवास राव वर्सेस के सुनीता, ये दो इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यहाँ पर भी इन्होंने जजमेंट पर रिलाई किया। और फिर अब देखिए आगे बताया कि कॉ की जो एलिगेशन थी रिटायरेट किया गया, एफिडेविट में जो था ये एलिगेशंस ये लगाई हुई थी, फिर एलिगेशंस का सारा कोट किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आगे फिर देखिए इस पैराग्राफ में कहा कि एलिगेशंस थी वो एस्टैब्लिश्ड नहीं हो पाई, और जो है कि क्लियर कैरेक्टर असैसिनेशन होता है अपीलेंट के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर, और फैमिली कोर्ट ने इसे इग्नोर कर दिया। और फिर अपीलेंट ने 30-40 दफा पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा इन कनेक्शन विद दिस सेट कंप्लेंट। और फिर यहाँ पे बोला डेमोक्लिस सॉवर्ड गया, एक तलवार लटकती रही। ये एक जो है एक रोमन वर्ड से लिया गया है, ये साइसरो ने एक अपनी बुक में लिखा था 45 BC में। अगर आप देखेंगे इसको, डेमोक्लिस सॉवर्ड का ये तलवार लटकना सिर पे, कि 30-40 बार पुलिस स्टेशन गए कि कल को मतलब कुछ रिवर्स ना हो जाए, तो हस्बैंड को इस तरह की काफी हरासमेंट हुई है। तो फिर यहाँ पे बताया कि उसने सारा कुछ ऐसा किया हस्बैंड वाइफ ने कि अपीलेंट को कि फैमिली को ट्रैप किया जा सके क्रिमिनल केस में। तो दिस वाज आल्सो इन हर प्लेयर इन द कंप्लेंट में उसने लिखा कि उनके ऊपर एक्शन लो, उन पर कंप्लेंट की जाए। तो वाइफ ने सारे कोर्ट से स्टेप्स मतलब सारा कुछ किया, मतलब शी हैज डन एवरीथिंग, सब कुछ किया उन्होंने वाइफ ने। और फिर देखिए फिर उसके बाद और पिटिशनर ने अभी यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को एनालाइज किया, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि डाइजेशन है इस कंसर्न। फैमिली कोर्ट ने एनालाइज किया कि पिटिशनर ने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया कि वो अपने घर में क्यों रह रही है, तो ऐसा फैमिली कोर्ट ने कहा। सेपरेशन वुड ट्रांसफर इनटू डाइजेशन ओनली, अगर डाइजेशन तभी माना जाएगा जब ए फॉर्मेशन ऑफ एनिमस डिसेंडी ये वर्ड ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इंटेंशन, एनिमस डिसेंडी में इंटेंशन टू फॉर द सेपरेशन। अगर पार्टी की इंटेंशन है, मान लो अगर कोई दो हस्बैंड और वाइफ दो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, तो उसका मतलब वो डाइजेशन नहीं रहेगी, क्योंकि उनमें इंटेंशन नहीं होती है पार्टीज की अलग रहने की, क्योंकि आके मिल भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। अगर
यहाँ पे अगर वाइफ अलग रह रही है बिना रीजनेबल कॉज से, तो फिर अगर वापस नहीं आना चाहती है तो फिर एनिमस डिसरेंडी जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पे यही वर्ड यूज किया गया है, इट कैन नॉट बी अज्यूम्ड दैट डे कि रिस्पोंडेंट ने घर छोड़ा और इंटेंशन नहीं थी उसकी वापस आने की। यहाँ पर ऐसा फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। आप देखिए कोर्ट ने क्या कहा, माननीय हाई कोर्ट ने, तो ये कहा कि ग्रेजुएशन भी प्रूफ होता है कि किस तरीके से कि वाइफ ने घर खुद अपनी मर्जी से छोड़ा था, और whether she was out of the matrimonial, क्या या तो उसने अपने घर से छोड़ा था या फिर घर से निकाल दिया था। तो यहाँ पर एडमिट कर लिया कि she did not return to the matrimonial house, कि अपीलेंट ने जबकि लेने भी गया तब भी उसने आने से मना कर दिया और उसे नोटिस भी दिया गया कि आकर ज्वाइन करो। उसके बाद पिटीशन भी फाइल की। तो इसमें एनिमस डिसेंडी जो है वो बन रहा है, ऐसा लिखा नहीं लेकिन बन रहा है इसमें इंटेंशन। ऐसा कोर्ट ने बिलीव किया कि ये सारी चीजें वाइफ ने अपने मतलब यहाँ पे जो है फैमिली कोर्ट का ने एरर की है यहाँ पे कि रिस्पोंडेंट कुड नॉट जस्टिफाई, रिस्पोंडेंट ने भी जस्टिफाई नहीं किया कि वो क्यों नहीं आना चाहती है, सफिशिएंट एस्टैब्लिश भी नहीं कर पाई उस चीज। तो यहाँ पे हम एग्री करते हैं, टोटली अनएबल टू एग्री, हम डिसएग्री करते हैं, एग्री नहीं करते हैं फैमिली कोर्ट की मतलब जो फाइंडिंग्स को, और अपील जो है वो अलाउड हो की जाती है, सक्सीड होती है बोथ सेक्शन 13(1)(a) और सेक्शन 13(1) सब पार्ट बी के अंदर। अब फिर देखिए यहाँ पे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ने यहाँ निकाल के आया कि रिस्पोंडेंट वाइफ ने एक अनसब्सटेंशिएटेड क्रिमिनल कंप्लेंट डाली, जिसकी वजह से उसे मेंटल क्रूरल्टी, हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स को मेंटल क्रूरल्टी और एगोनी हरासमेंट फेस करनी पड़ी। रिस्पोंडेंट वाइफ ने सेवरल कॉन्ट्राडिक्टरी और अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए रिटन स्टेटमेंट में, जो कि डिवोर्स की फाइल की थी, क्रिमिनल कंप्लेंट में जो वुमेन सेल में डाले गए थे, और फिर अपना जो एविडेंस दिया था एफिडेविट के थ्रू, तो वहां पे काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड्स पाए। और फिर साथ में कहा कि जो रिलेशंस जो पार्टीज के बीच में है वो सफिशिएंटली बियॉन्ड रिपेयर, अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। और अपीलेंट और रिस्पोंडेंट जो है दी अलेज्ड क्रूरल्टी जो है, अपीलेंट एंड हस्बैंड अलेज्ड द एक्ट्स ऑफ क्रूरल्टी अगेंस्ट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप लगाए। और फिर यहाँ पे एक और पॉइंट निकाला कि पार्टीज जो है वो 10 सालों से अलग रह रही है, मतलब 12 साल से अलग रह रही है। और फिर इसमें साहब ने कहा कि कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं कि जब कॉन्टिन्यूस सेपरेशन होती है दोनों पार्टीज के बीच में और लॉन्ग पीरियड से तक अगर सेपरेशन हो रही है तो वह बियॉन्ड रिपेयर मानी जाती है। देखिए इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ऊपर बात की जा रही है यहाँ पे। इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन में यही बताया जाता है कि जब, क्योंकि लेजिस्लेशन के अंदर नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंदर के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन कोर्ट्स जो हैं वो दे रही हैं अगर पार्टीज कई सालों से अलग रह रही हैं, उनके बीच में लिटिगेशन चल रही है, तो इररिवर्सिबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का भी एक इंपॉर्टेंट कॉज बन जाता है अगर सफिशिएंट टाइम लैप्स हो जाता है, से 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल अगर हो रहे हैं, तो फिर इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन का जो है वो ग्राउंड बन जाता है। तो यही इसको मतलब सपोर्ट करने के लिए जो पिछली जजमेंट थी नवीन कोहली वैसे नीलू कोहली की एक जजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पर भी इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का बारे में बताया गया था, उसी को उन्होंने कोट किया। और फिर यहाँ पर यही लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उन्होंने कहा कि एक दफा मैरिज जो है वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाए और बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक होगा कि अगर हार्मफुल होगा सोसाइटी की और इंजूरियस टू द पार्टीज के इंटरेस्ट के लिए भी हार्मफुल होगा। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सेपरेशन है तो फिर उससे क्या होगा कि मैरिज का बॉन्ड है वो बियॉन्ड रिपेयर होगा और मैरिज जो है वो एक फिक्शन बन जाएगी और इज सपोर्टेड बाय लीगल टाई, सिर्फ एक लीगल टाई लगा रहेगा, मैरिज एक टैग लगा कि हाँ हस्बैंड वाइफ है, तो ये मैरिज तो टूट गई। तो बाय रिफ्यूजल टू सर्व दैट लॉ इन सच केस डज नॉट सर्व द सैंक्टिटी ऑफ द मैरिज, लॉ कभी सर्व नहीं कर पाएगा सैंक्टिटी ऑफ मैरिज के लिए। और क्योंकि जब पार्टीज के बीच में हार्डली स्कैंट रिकॉर्ड होगा फीलिंग्स और इमोशंस के बीच में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे काफी आएगी। अगर जो लोग जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं और उनका काफी लंबा स्पैन पीरियड हो गया, पार्टीज अलग से सेपरेट रह रही है, नवीन कोहली ऐसे नीलू कोहली की जो जजमेंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक समर घोष वैसे जया घोष की भी जजमेंट है, ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, इस पे भी जो है इस पॉइंट पर रेज किया गया इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कि मैरिज जो है बियॉन्ड रिपेयर है, मैरिज फिक्शन बन जाती है, रिफ्यूजल टू सर्व टाई लॉ केस डज नॉट सर्व द सैंक्टिटी ऑफ द मैरिज, सेम मतलब मिलते जुलते वर्डिंग्स हैं इसमें। और क्योंकि जो स्कैंट रिकॉर्ड्स टू दी फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द पार्टीज लीड्स टू द मेंटल क्रूरल्टी। देखिए ये दोनों चीजें बातों पे जो है इन पर रिलाई किया। लक्ष्मी वसी कन्हैया लाल की भी जो जजमेंट थी ये एक मतलब जजमेंट के अंदर लिखा गया है, माननीय हाईकोर्ट की जजमेंट थी। अब यहाँ पे फैक्ट्स आते हैं, प्रेजेंट फैक्ट्स में केस में उन्होंने कहा कि देखिए पार्टीज जो है वो 12 साल से अलग रह रही हैं,
कोई उनके बीच में चांसेस नहीं है, रिकॉन्सिलेशन होने का चांस नहीं है, और मैरिज जो है इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन हो चुकी है। कोई सूटेबल यूजफुल पर्पस नहीं होगा मैट्रिमोनियल बॉन्ड्स को मेंटेन करने के लिए। कंटिन्यू अगर हम इंसिस्ट भी करते हैं इस कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप में, तो जो कि एक फर्दर क्रूरल्टी को इन्फ्लिक्ट करना ही होगा। और जो मैरिटल डिस्कॉर्ड है बिटवीन द पार्टीज, जो कंप्लीट लॉस ऑफ फेथ और ट्रस्ट ऑलरेडी मतलब हो चुका है, एक दूसरे के बीच में जो लॉस ऑफ फेथ और ट्रस्ट है, लव एंड अफेक्शन जो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। और फिर कंडक्ट और रिस्पोंडेंट जो है वो उसने भी काफी ज्यादा ग्रेट एंग्विशमेंट दिया है, काफी प्रताड़ना दी है अपीलेंट को, और तो पार्टीज कैन नॉट बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लिव विद ईच अदर। तो यहां पे सेक्शन मतलब अपील को अलाउ कर दिया, और सेक्शन 13(1)(a) 13(1)(b) के अंदर, सॉरी 13(1) सब पार्ट 1(a) 13(1) सब पार्ट B के अंदर क्रूरल्टी और डेजर्शन पे इस पिटीशन को अलाउ कर दिया। तो ये थी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी 10 मार्च 2022 की। तो इस जजमेंट को आप जरूर रिलाई कीजिए क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और काफी जानकारी वाला हेतु रहा होगा वीडियो। ऐसे समय समय पे हम वीडियो और लेकर आते रहेंगे और नए नए जजमेंट्स के साथ हम आपके समक्ष आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस हम नए नए जजमेंट्स के ऊपर नए नए वीडियोस लेकर आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।